अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है सीपीसी का सेक्शंस जो पोर्शन है उसमें से कुछ सेक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सीपीसी को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास कोर्स कंटेंट है लॉग एट का वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब अगर हम बात करें लॉग एट की, तो आप सबको पता है कि लॉग एट अक्टूबर 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है। अब 2024 में जो अक्टूबर का मंथ है, एक्सपेक्टेड डेट सब पूछ रहे हैं कि सर किस डेट को एक्सपेक्टेड है कि टेस्ट कंडक्ट होगा। तो आप सबको बता दूं कि 4 वीक्स बिफोर लॉग एट टेस्ट अनाउंस होती है। डेट मीन्स के संडे को अनाउंस होगी और फिर उसके बाद संडे को ही आपका टेस्ट होगा। और इस ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा लॉग एट का HEC के पोर्टल पर। अब इट इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड के अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट हो। अब टेस्ट चाहे अक्टूबर के लास्ट वीक में हो, नवंबर के फर्स्ट वीक में हो, हमने अपनी प्रिपरेशन इस स्ट्रेटजी के साथ रखनी है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो 100% हो। अब हमारे पास जो सिलेबस है लॉग एट का, उसमें आपका आ जाता है QSO, CPC, लीगल एथिक्स, फिर उसके बाद आ जाता है आपका CRPC, फिर आ जाता है आपका PPC, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आ जाता है लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के बाद आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के बाद फिर क्या आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस, और जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपका इंग्लिश भी है और इस्लामिक भी है। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हो गए। 20 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 5 कितने हो गए? 100 मार्क्स। 100 में से अगर बिलफर्ज इसके आते हैं 98, आपके आते हैं 51 और इसके आते हैं 50, तो सिंध बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, KP के बार कौंसिल की नज़र में आप तीनों के तीनों इक्वल हैं। सही है, लेकिन हमने अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से रखनी है कि आपके एटलीस्ट 80+ मार्क्स आएँ। अब 80+ मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे कि मैं आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ और ये छोड़ दूँ। मेरा फोकस सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर रहेगा। सही है। अब इस ड्यूरेशन के अंदर जब तक टेस्ट होता नहीं, उस ड्यूरेशन के अंदर हमने अपने प्लान को किस तरीके से कवर करना है, इस कोर्स को किस तरीके से हमने कवर करना है, वो हम अब डिस्कस करते हैं। अभी मैंने CPC स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, अब बिलफर्ज आज हमारे पास डेट क्या है? आज डेट है 23 सितंबर, और फॉर सपोज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास 18 अक्टूबर को टेस्ट होगा बिलफर्ज फॉर एग्जांपल। तो इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर हम किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है 5 डेज़ देंगे किसको? CPC को। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 3 डेज़ दे देंगे किसको? QSO को। 1 डे देंगे किसको? लीगल एथिक्स को। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम 3 डेज़ दे देंगे CRPC को, 3 डेज़ दे देंगे PPC को, और उसके बाद फिर 2 डेज़ दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर इंटरनेशनल लॉ को 1 डे देंगे, जूरिस्प्रूडेंस को भी 1 डे देंगे, दोनों जूरिस्प्रूडेंस को 1 डे देंगे। सही है, क्लियर है यहाँ तक? बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म? नहीं। अब ये जो मैंने आपको प्लान बताया है, ये प्लान तब तक का बताया है कि जब तक हमारे पास लास्ट के 12 डेज़ बचते नहीं हैं, जब तक मैं क्रैश कोर्स अनाउंस नहीं करा, यानी कि जब तक आपका लॉग एट आपके सर पर नहीं आया, यानी कि अभी भी आपको लगता है कि अभी भी 15 से 16 दिन रहते हैं लॉग एट में, तब तक हम इस तरीके से चलेंगे। सही है। जब लॉग एट अनाउंस हो जाएगा, क्रैश कोर्स अनाउंस हो जाएगा, क्रैश कोर्स के अनाउंस होने के बाद फिर हम लास्ट
जो हमारे पास 12 डेज़ हैं, तो उन 12 डेज़ के अंदर अब क्या करेंगे, फॉर सपोज़ के 18 अक्टूबर को आपका टेस्ट है, 18 अक्टूबर को आपका टेस्ट है। अब 18 अक्टूबर और हम खड़े हैं बिलफर्ज 6 अक्टूबर को, हम कहाँ खड़े हैं अभी, 6 अक्टूबर पे खड़े हैं, और 18 अक्टूबर को फॉर सपोज टेंटेटिव डेट है कि आपका टेस्ट है। तो इन 12 डेज़ के अंदर हमने किस प्लान के साथ चलना है, इन 12 डेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, एक डे देंगे एक सब्जेक्ट को, सही है। अब एक दिन में हमने एक सब्जेक्ट कवर करना है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल कैसे होगा, जब हम इसको टाइम ज़्यादा देंगे। इस कोर्स में हम क्लास की ड्यूरेशन रखेंगे 50 मिनट्स, 1 आवर बस। लेकिन ये जब हमारे पास क्रैश कोर्स अनाउंस हो जाएगा तो इस कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्लास की ड्यूरेशन रखेंगे 2.5 आवर, 2 आवर्स मिनिमम, 2 आवर्स, जो आपकी क्लास की टाइमिंग 6 to 8 होगी, बीच में नमाज के ब्रेक होगी, 6 to 8 PM आपकी क्लास की टाइमिंग होगी, जब लॉ गेट का क्रैश कोर्स में अनाउंस करूँगा। फिर लास्ट में आपके बच जाएंगे 2 डेज़। अब जो लास्ट में 2 डेज़ बचेंगे, इन 2 डेज़ के अंदर आपने क्या करना है, इन 2 डेज़ के अंदर हमने क्या करना है, इन 2 डेज़ के अंदर 1 डे हम रखेंगे रिवीजन क्लास। 1 डे के अंदर क्या एक दिन के अंदर लॉ गेट की तैयारी पॉसिबल है? मैं एक दिन के अंदर भी करवाता हूँ। मैं आपको 5 आवर्स की 5 घंटों की एक क्लास दूंगा। 5 घंटों की क्लास आप चाहें तो स्पीड में सुने, आप चाहें तो स्लो में सुने, लेकिन सुननी आपने पूरी है। नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो किस लिए, वो रिवीजन के लिए। तो वो क्लास आपने ले ली, फिर हमारे पास बच गया बिल्कुल लास्ट डे, यानी ये फ्राइडे वाले दिन, हमारी लास्ट फ्राइडे को हमारी ये क्लास हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास बच गया सैटरडे। इस सैटरडे को हम क्या करेंगे, इस सैटरडे को मैं आपका लूँगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसा टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट जो फिजिकली हमारे पास अवेलेबल स्टूडेंट्स होंगे उनका मैं लूँगा हार्ड फॉर्म में, यानी जिस तरीके से मैंने आपका लाइब्रेरी में टेस्ट लिया था उसी तरीके से हार्ड फॉर्म में मैं आपका टेस्ट लूँगा। जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं तो उनका मैं वेब जनरेटेड के थ्रू टेस्ट ले लूँगा। और क्लास हमारी जो है मंडे टू फ्राइडे होगी, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी, और हर मंडे को आपका वेब जनरेटेड टेस्ट होगा। और जब आपको लगे कि अब आपकी थोड़ी बहुत ला पे ग्रिप हो चुकी है, तब आप मुझे जो है हार्ड फॉर्म में भी टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर है? इस प्लान के साथ हमने पूरा मंथ लेके चलना है। अब आते हैं किसकी तरफ, कोर्स की तरफ। सबसे पहले ये नोट कर लें कि सीपीसी का कौन कौन सा पोर्शन आपका लॉ गेट का हिस्सा है। जब हम सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी के अंदर एक सेक्शन पोर्शन है, एक ऑर्डर पोर्शन है। सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, सेक्शन 1 से लेके 20 तक है, फिर आ जाता है सेक्शन 47, फिर आ जाता है सेक्शन 75, फिर आ जाता है सेक्शन 96, फिर 104, फिर 115, 151। ऑर्डर के अंदर आपका ऑर्डर 1, ऑर्डर 6, 7, 8 से लेके 9, फिर आ जाता है ऑर्डर 39, 41, 43। सही है। ऑर्डर पोर्शन थोड़ा लेंदी है। ऑर्डर पोर्शन में अगर मैं कोई भी एक जो है रूल स्किप कर देता हूँ तो आपने ये नहीं सोचना कि बस हमने पढ़ना ही नहीं है, आपने इसका एक एक रूल पढ़ना है, क्योंकि कहीं से भी लॉ गेट में ऑर्डर से आ सकते हैं। यानी कि अब आप ये कहें कि सर इसमें से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके 10 सवाल आएंगे, यहाँ से आपके 10 सवाल आएंगे। क्लियर है? 10 यहाँ से 10 यहाँ से 20 हो गए। अच्छा, इससे भी इजी पोर्शन, सबसे इजी पोर्शन जो लॉ गेट का है वो लीगल एथिक्स है, क्योंकि उसके अंदर नियर अबाउट कोई 4 से 5 रूल्स हैं, जिसके अंदर कौन सा वर्ड है, शुड नॉट, शुड नॉट। उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो शल नोट के साथ। तो अगर वो सारे आप याद रख लेंगे कि शल नोट कहाँ कहाँ पर है या शुड नॉट किन किन रूल्स के अंदर है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। खैर, अब हम आते हैं किसकी तरफ, अब हम आते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल के अंदर क्या बात कर रहा है कि दिस
ऑर्डर मे बी कॉल्ड, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर वो बुक में नहीं लिखी तो वो मैं गलत हूँ, बुक सही है। वेयर इज दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि इसका एक्ट कब का है, 1908, लेकिन इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है, 1 जनवरी 1909। अब 1 जनवरी 1909 मैंने कैसे याद रख ली, मैं अपनी बताता हूँ। मैंने इस तरीके से ये डेट याद रखी थी क्योंकि 1 जनवरी 1909 सेम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट किसकी है, लिमिटेशन एक्ट की, इस वजह से मुझे याद रहेगी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरीके से याद रखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कोड। कोड मीन्स कोड इंक्लूड्स रूल्स। फिर क्या आ जाता है, डिक्री। सूट जब डिक्री हो जाता है ना, और जजमेंट में क्या फ़र्क है, जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, यहाँ से एक सवाल लाजमी आता है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने रट्टा लगा लेनी है क्योंकि उसमें से कोई भी वर्ड मिस कर देगा। क्या कह रहा है कि मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन which so far as regards the code expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all of any matter controversy suit may be either preliminary or final, it shall be deemed to include rejection of plaint। यानी पहले इसने कहा कि इसने मे बी का वर्ड भी यूज़ कर दिया, इसने शल बी का वर्ड भी यूज़ कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि डिक्री के अंदर शल का भी वर्ड है, शल बी का वर्ड भी है, मे बी का वर्ड भी है। सेकेंडली आपने याद रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये हमें बता रहा है कि डिक्री इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, जो एडजुडिकेट करे, किस चीज़ को एडजुडिकेट करे, डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज़, हकूक़ का तयन कर दे कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डीम्ड डिक्री। अब ये डीम्ड डिक्री क्या होती है? अच्छा, डिक्री की काइंड्स कौन कौन सी होती है? एक होता है प्रिलिमिनरी डिक्री, एक होती है फाइनल डिक्री, एक होती है डीम्ड डिक्री जिसको डिक्री समझा जाए। अच्छा, अगर आप प्लेंट ले गए, अब आपने मुझे केस दिखाया सिविल का, अब इसकी WS के साथ आपने क्या करना है, आपने 711 लगा देनी है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और अगर बिलफर्ज जज साहब आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को एडमिट कर दें, प्लेंट को रिजेक्ट कर दें, तो फिर क्या डिक्री पास होगी? उसे हम कहेंगे डीम्ड डिक्री। उस पर जो ऑर्डर पास होता है, उस पर जो डिटेल डिसीजन होता है कोर्ट का कि ये हमने सूट को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, या इस सूट को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, डीम्ड डिक्री, जिसको डिक्री समझा जाए। फिर आ जाता है डिक्री होल्डर। A person in whose favor a decree has been passed is known as the decree holder। फिर क्या आ जाता है, जजमेंट डेटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में JD कहते हैं। जजमेंट डेटर क्या कहते हैं, जजमेंट डेटर, अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज बीन पास्ड। फिर इसके बाद आ जाता है जज। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जजमेंट, अब आ जाएगा जजमेंट। जजमेंट विच फॉलोज द डिक्री। अच्छा, ऐसा भी होता है कि क्या हर डिक्री जजमेंट है या हर जजमेंट डिक्री है, इस तरीके का भी एक सिनेरियो बन सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास जजमेंट आती है वो हमेशा डिक्री को फॉलो करेगी, डिक्री से बियॉन्ड नहीं जाएगी। सही है। जजमेंट है क्या, बिलफर्स सूट एडमिट हुआ, सूट एडमिट होने से लेके आखिरी डिसीजन ऑफ द कोर्ट तक, यानी इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी की पूरी नटशेल, पूरे के पूरे 2 सालों का जो सूट था उसके अंदर क्या हुआ, कौन सा ऑर्डर पास हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ उस जजमेंट के अंदर लिखा जाएगा कंसाइज फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जजमेंट। एंड जजमेंट ऑलवेज फॉलोज द डिक्री। उसके बाद मीन्स प्रॉफिट, इसको आप
पढ़ेंगे तो मेसनी प्रॉफिट पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम नाम देते हैं मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? रॉन्गफुल पोजीशन। मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? सही। आपने इस घर को मुझसे छीन लिया और मैंने सूट दाखिल किया, सूट फॉर पोजीशन, और वो सूट 1 साल चला। अब इस 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर हो सकता है आपने ये रेंट पे जगह दी हो, यानी कि आपने इस जगह से बेनिफिट्स हासिल किए। अगर ये ज़मीन है तो उस ज़मीन बंजर तो नहीं होगी, आबाद ज़मीन होगी, उसमें से आपने हो सकता है कि फ्रूट्स वगैरह लिए हासिल किए हों, कपास उगाई हो, आपने अनाज उगाया हो। तो वो जो आपने बेनिफिट्स ऑब्टेन किए हैं उस प्रॉपर्टी में से, उसको हम कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। सही है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? देखें, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे बिना देखे, लेकिन हमने साथ ही साथ बैरेक को भी फोकस करना है। क्या कह रहा है कि मीन्स प्रॉफिट, प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन wrongful possession such property actually received or might have ordinary diligence together with interest. Profit shall not include improvements. अब इसके अंदर ये आपसे पूछ सकता है कि अगर किराएदार कोई इम्प्रूवमेंट करे जगह पे और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से उसको कोई फ़ायदा पहुँचे, तो वो क्या मीन्स प्रॉफिट में आएगा? नहीं। अच्छा, इस घर में मैं नलका लगा दूँ और उस नलके का पानी मैं बेच रहा हूँ, तो वो मीन्स प्रॉफिट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नलका लगाने में मेरा एक्सपेंस लगा है। सही समझ रहे? मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, या चलो इसको भी छोड़ दो। ये एक ज़मीन थी, क्या थी? ये एक जो है प्लाट था। इस प्लाट को मैंने घर के अंदर कन्वर्ट किया, रंग करवाया, टाइलें मार्बल लगवाई, फिर उसके बाद जो है लाइटें लगवाई, फिर मैंने इसको रेंट पे दिया। अब ये मीन्स प्रॉफिट में नहीं आएगा क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट मैंने खुद किया है। अंडरस्टैंड? उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन 3, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड। सेक्शन 3 क्या कहता है? ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर भी पढ़ा था। अब जो हमारे पास क्या है? ऑर्डर, 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 ऑर्डर। जज साहब जो कहते हैं ऑर्डर, 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 ये क्या होता है? दिस इज इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोड। ये क्या है? ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। यहाँ पे कह रहा है एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोड विच रिगार्ड्स विच इज़ नॉट द डिक्री इज़ एन ऑर्डर। मैं आपको अभी बता रहा था कि जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है, जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। कोर्ट का ऐसा फैसला जिसको हमने डिक्री का नाम नहीं दिया उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ऑर्डर कहेंगे। ऑर्डर 3912 पे हमने एप्लीकेशन लगाई कि एक टेम्परेरी हमें इंजंक्शन ग्रांट की जाए, स्टे ग्रांट किया जाए, तो उस पर जो ऑर्डर पास होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर है। जज साहब ने ये कह दिया कि भाई नेक्स्ट हेयरिंग पे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने, आपको डायरेक्शन दे दी रिटर्न के अंदर, तो वो भी एक ऑर्डर है। सही है। इसकी डेफिनेशन पढ़े। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज़ नॉट द डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। सेक्शन 3 क्या कहता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट एक अदालत दूसरी अदालत के मातहत है, एक अदालत दूसरी अदालत के मातहत है। हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सीनियर सिविल जज सिविल कोर्ट है। सही है। स्मॉल काजेस कोर्ट। सीनियर सिविल जज या सिविल कोर्ट जो है मातहत है सीनियर सिविल जज के, सीनियर सिविल जज मातहत है डिस्ट्रिक्ट जज के, और डिस्ट्रिक्ट जज मातहत है हाई कोर्ट के। अब सवाल आपसे पूछता है कि सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ एंड बी नन ऑफ दिस। किस पे टिक करेंगे? अब इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया? नहीं, इसने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ किया, यानी कि रट्टा भी नहीं मारना आपने। रट्टा भी चलो मार लें आप ठीक है, आप सारी की सारी बुक को रट्टा मार के चला जाएं और आप लॉ गेट टेस्ट में बैठ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉमन सेंस भी यूज़ करना है कि आया कि ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं जिसका जवाब वैसे भी जर्नली क्या हो सकता है। अब आपको मैंने पढ़ा है कि सिविल कोर्ट
मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। मैंने आपको यहाँ पढ़ा के बस कर दिया। अब आप क्या करते हैं, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, आप जाके वहाँ पे जैसा मैंने पढ़ाया आपने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो गलत हो गया। सही है, तो बोथ ए एंड बी क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाता है, सेविंग क्लास। सेविंग क्लास क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेविंग क्लास यानी कि अगर किसी और कानून में कोई और बात लिखी है तो आपने उसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना। अब ये सेविंग क्लास किस लिए है कि अगर बिलफर्ज जो हमारे पास रेवेन्यू के मैटर्स है उसमें सीपीसी का कोई भी अमल दखल नहीं है। सूट फॉर पार्टीशन करेंगे तो साथ डिक्लेरेशन भी करेंगे, सिर्फ पार्टीशन का करेंगे तो फिर आप किसके पास जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे। उसके किस के तहत करेंगे, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत करेंगे। सही है, ये आगे सेक्शन 5 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। Pecuniary jurisdiction is depending upon the subject matter और वैल्यू ऑफ द सूट। वैल्यूएशन ऑफ द सूट पे मैटर करता है किस तरीके से। अभी मैं आपको जो पढ़ाने लगा हूँ ये लॉ गेट में नहीं आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में आपके काम आएगा। अगर हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो 10 लाख तक की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी है, सिविल जज की। सही है, 10 लाख से लेके अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसकी है, सीनियर सिविल जज की, इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर। अब अगर हम बात करें कराची की, तो कराची के अंदर अगर हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो 10 लाख से लेके 6.5 करोड़ तक की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन किसके पास है, सीनियर सिविल जज के पास। और इससे अब जितने भी मैटर्स होंगे वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट किए जाएंगे किसके पास, हाई कोर्ट में। यानी कि हाई कोर्ट आपका डायरेक्ट मैटर भी सुन सकती है। सही है। अच्छा, पहले ये जो लिमिट थी वो 1.5 करोड़ थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 6.5 करोड़। पहले कितनी थी, 1.5 करोड़। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सेव एज इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड नथिंग इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एन कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स और अमाउंट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पर आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक अमाउंट का वर्ड याद रखना है, एक वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का वर्ड याद रखना है। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। क्लियर है। उसके बाद फिर आ जाता है स्मॉल काजेस कोर्ट्स, इसको छोड़ दें। सेक्शन 9 कोर्ट्स टू ट्राई ऑल मैटर्स अनलेस बार्ड। इसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट हर मैटर को एंटरटेन कर सकती है अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार ना लगा हुआ हो। बार का मतलब क्या है, चौकोबार, फिर रुकावट। लिमिटेशन एक्ट ने बोल दिया कि 3 साल के बाद आप कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। सूट फॉर पोजेशन डिक्लेरेशन 6 साल के बाद आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। अगर आपने करवाना है तो फिर आपने एक एक दिन का डिले को कंडोन करवाने के लिए आपने जस्टिफाई करना पड़ेगा, कोर्ट को आपने सेटिस्फाई करना होगा कि आप क्यों डिले हुए एक एक दिन। हाँ, अगर बीच में 1 महीना कोर्ट की छुट्टी थी तो वो जो आप कह रहे हैं कि सर 1 महीना छुट्टी थी, तो उस छुट्टियों से पहले एक दिन आपने इंस्टीट्यूट करना होगा सूट को। सही है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ, इस वजह से बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आ जाता है सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। स्टे ऑफ सूट। 11 क्या कहता है, रेस जुडिकाटा। इसका सेकंड नेम क्या है, रेस सब जुडिस। सेक्शन 10 ये कहता है कि एक सूट आपका चल रहा है, एक सूट आपका चल रहा है,
तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आप दूसरा सूट किसी भी कोर्ट में इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि एक सूट 2015 में इंस्टीट्यूट हुआ, 2022 में डिस्पोज ऑफ हो गया, डिक्री हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई, मामला ख़त्म। 2025 में आप नया फ्रेश सूट, सेम पार्टीज़, सेम लिटिगेंट्स, सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, सेम काज ऑफ एक्शन। तो इसके लिए चीज़ें आपने दोनों सेक्शन के लिए वर्ड्स याद रखते हैं, कौन कौन से? सेम काज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज़ और सेम सब्जेक्ट मैटर, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सेक्शन 10 के अंदर जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लें। नो कोर्ट शल प्रोसीड, और 11 के अंदर नो कोर्ट शल ट्राई, यानी कि 10 कह रहा है कि नो कोर्ट शल प्रोसीड, कोर्ट प्रोसीड ही नहीं कर सकती, और सेक्शन 11 कह रहा है नो कोर्ट शल ट्राई, यानी कि वो सूट को ट्राई नहीं कर सकती। उसके बाद कुछ और कीवर्ड्स हैं। बिटवीन द सेम पार्टीज, पार्टीज अंडर होम दे आर द लिटिगेंट, सेम टाइटल, सेम टाइटल भी आ गया, सेम टाइटल, ठीक है। जो उनके बीच में इशू रेज हुआ था या रेज हो चुका है, वो दोबारा से इशू रेज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सेक्शन 12, बार टू फर्दर सूट। बार टू फर्दर सूट का क्या मतलब है? बार टू फर्दर सूट, वेयर द प्लेंटिफ इज प्रिक्यूलेटेड बाय रूल्स, cause of action shall not be entitled to institute a suit pending cause of action any court of the court applies। इसमें ये कह रहा है कि एक सूट में बार है, बार लगा हुआ है, आप फर्दर उसको क्या नहीं कर सकते, यानी कि ये सेक्शन 10 और 11 को ही एक्सटेंड कर रहा है। सेक्शन 12 बार लग गया तो फिर आप उसको प्रोसीड विथ नहीं कर सकते। लेकिन 12(2) क्या है? 12(2) इसकी एक एक्सेप्शन है। 12(2) का नाम सुना होगा आपने। इस शख्स ने क्या किया? इस शख्स ने फ्रॉडुलेंटली आपके खिलाफ एक सूट इंस्टीट्यूट किया 2015 के अंदर, और 2015 के अंदर सूट इंस्टीट्यूट हुआ, गलत एड्रेस पर आपको नोटिस सर्व, आपको पता ही नहीं है, और इसने जो है एक्स पार्टी प्रोसीड विथ किया। एक्स पार्टी प्रोसीड करने के बाद 2022 के अंदर सूट डिक्री हो गया एक्स पार्टी। अब जब सूट एक्स पार्टी डिक्री हो गया, सूट एक्स पार्टी डिक्री हो गया, इसके फेवर में आ गया, एग्जीक्यूशन भी इसने फाइल कर दी। अब आपके पास क्या रेमेडी है? अब आपके पास 2 रेमेडी है। अगर आप क्विक रेमेडी चाहते हैं तो आप चले जाएंगे ऑर्डर 9 रूल 13, सही है। अदरवाइज आपके पास कौन सी रेमेडी है? अदरवाइज आपके पास रेमेडी है 12(2) की, ऑर्डर सेक्शन 12 सब क्लास 2, जो क्या कहता है, जिसके इंग्रेडिएंट्स बड़ा नेसेसरी हैं। कौन कौन से? वेयर द पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर तीनों पर ये एप्लीकेबल है। प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। 3 चीज़ें कौन कौन सी याद रखनी है? ये याद रखनी है आपने। प्ली ऑफ फ्रॉड, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। वांट ऑफ, प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये तीनों सीख करने के लिए, तीनों को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन देंगे। सेपरेट सूट फाइल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे दोबारा से इसके ऊपर सूट फाइल कर दिया, यानी कि इससे मैटर लिंगर ऑन होता जाएगा। नहीं, आपने उसी केस के अंदर 12(2) की एप्लीकेशन लगा देनी है उसी कोर्ट में। सही है? क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इसमें आप सूट नहीं करेंगे। अब इसकी लिमिटेशन कितनी है? ये भी लागेट का हिस्सा नहीं है। जैसे ही आपके नॉलेज में आया लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और 3 साल तक आपके पास लिमिटेशन है। आर्टिकल 95 लिमिटेशन एक्ट के तहत आपके पास 3 साल की लिमिटेशन है। आप क्या कर सकते हैं? आप जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 12(2) की। अंडरस्टैंड? यहाँ तक काफ़ी आगे पढ़ाऊँ? अच्छा, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 12 तक पढ़ा।
जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया, डेफिनेशंस कवर की, डेफिनेशंस कवर के बाद हमने क्या किया, हमने जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोड डिस्कस किया। सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोड डिस्कस करने के बाद हमने सेविंग क्लास को पढ़ा कि सेव इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर किसी और कानून में कोई बात लिखी है तो आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन हमारे पास जो सिविल लिटिगेशन है उसका जो सिविल प्रोसीजर है वो हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ही अडॉप्ट होगा पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद रेवेन्यू के जो मैटर्स है, रेवेन्यू मैटर्स जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत डील किए जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या पता चला, उसके बाद हमें ये पता चला पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन को हमने डिस्कस किया, और फिर हमने स्टे ऑफ सूट, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा को डिस्कस किया, और दोनों में डिफ्रेंशिएट ड्रॉ कर दिया, और 12(2) प्ली ऑफ फ्रॉड को भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल है तो करें।